मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की कि अफगानिस्तान कैसे मॉडर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म से गुजरा और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने यहाँ पर जंग का आगाज किया। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई और आखिर ये तालिबान हैं कौन। ये तालिबान, अल-कायदा, उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर आखिर आए कहाँ से। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब भी सोवियत यूनियन या अमेरिका ने यहाँ पर जंग करने की कोशिश की उन्हें हमेशा खाली हाथ जाना पड़ा। और इस तमाम अफगानिस्तान के सिनेरियो में आखिर पाकिस्तान कहाँ पर फिट होता है। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. As President Obama ponders this decision about sending more troops to Afghanistan, we're going to take a closer look at the enemy there. Allahu Akbar! As the NATO forces in Afghanistan withdraw, the Taliban are gaining ground. The militants say they've taken more than 10 districts over the past day. They now control about a third of the country. Meanwhile, it's been confirmed that the US military left Bagram airfield, its key base in Afghanistan, without notifying the Afghans. इस सब की शुरुआत होती है दिसंबर 1979 से। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन इस्लामिक आइडियोलॉजी को पॉपुलर होता देखकर बहुत परेशान था। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के बीच कोल्ड वॉर जारी थी और ये ज्यादा से ज्यादा ममालिक को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते थे। सोवियत यूनियन को ये डर था कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी यूं ही पॉपुलर होती रही तो उनका इन्फ्लुएंस इस एरिया पर खत्म होता जाएगा, जिसका डायरेक्टली फायदा होगा अमेरिका को और उनको एक मैसेज जाएगा सोवियत यूनियन के वीक होने का। इसके बाद सोवियत यूनियन अपने लिहाज से चलने वाला एक लीडर अफगानिस्तान में लगाते हैं जिसका नाम था बबराक करमाल। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। इस सब सिचुएशन को देखकर अमेरिका को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आती है सोवियत यूनियन को कोल्ड वॉर में हराने की। अमेरिका एक ऐसा प्लान बनाता है कि जिसने अफगानिस्तान का फ्यूचर और उसके लोगों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अमेरिका एक सीक्रेट ऑपरेशन साइक्लोन की शुरुआत करता है। अब अमेरिका क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था इस वॉर में सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो ये मुजाहिदीन को फंड्स और हथियार फराहम करते हैं सोवियत यूनियन से लड़ने के खिलाफ। अमेरिका ने एक ऐसी नैरेटिव बिल्डिंग स्टार्ट की, अगर आप उस वक्त की मूवीज उठाकर देखें तो मुजाहिदीन को एज अ फ्रीडम फाइटर बताया गया है। जैसे कि रैम्बो 3 अगर आप देखें तो सिल्वेस्टर स्टालोन जो कि अपने दोस्त को बचाते हैं सोवियत यूनियन से, उसमें मुजाहिदीन की मदद लेते हैं। तो ऑपरेशन साइक्लोन को करने के लिए अमेरिका को इनडायरेक्ट किसी मुस्लिम कंट्री की भी जरूरत थी। उस वक्त अमेरिका के पास दो ऑप्शंस थे, एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरेबिया। तो अमेरिकन सबसे पहले सऊदी अरब जाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन मकतब अल खिदमत जो कि बाद में अल-कायदा बनी, उनको मुजाहिदीन के साथ लड़ने के लिए आमादा करते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे उसामा बिन लादेन जो सब प्लान किया करते थे कि कब क्या और कैसे होगा। और फिर आई बारी पाकिस्तान की। उस वक्त अप्रैल 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी हो चुकी होती है और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं थे। अमेरिका इस वक्त तक पेसलेट अमेंडमेंट के जरिए पाकिस्तान की मिलिट्री एड भी रोक चुका था और ड्यूरेंट लाइन को लेकर सरदार दाऊद और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच काफी कुछ तय पा चुका था। इस सब के बारे में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी किताब में भी लिखा। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ड्यूरेंट लाइन की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट एक्सेस है अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो तोरखम से हो या फिर नॉर्थ वजीरिस्तान से या फिर चमन बॉर्डर से डायरेक्ट एंट्री करनी हो या फिर वेपन्स की ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान से करना, वो बहुत ही आसान है अफगानिस्तान में। तो ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप के अंदर पाकिस्तान फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की सोवियत वॉर में इन्वॉल्व हुआ। इन तमाम अफगान मुजाहिदीन को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और अमेरिका सब फंड किया करता था। जनरल ज़ियाउल हक का ये कहना था कि सब पाकिस्तान के मुफाद में है। तो ये जो पाकिस्तान के मुफाद है ये बदलते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। सबसे पहले जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप के अंदर हमने इन मुजाहिदीन को सपोर्ट की और ट्रेनिंग प्रोवाइड की पाकिस्तान के अंदर। वहीं पर कुछ ऐसा बाद परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के अंदर उन्हीं मुजाहिदीन के खिलाफ हम खड़े हो गए। और रिसेंटली इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर तो जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान पहुंच गए तालिबान की रजीम को सपोर्ट करने के लिए। क्लियरली इसका फायदा पाकिस्तानी अवाम को तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों तक उसका फायदा महदूद रहा। बहरहाल इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा। अभी कहानी पर वापस आते हैं। सोवियट्स और मुजाहिदीन के बीच जंग जारी है और मुजाहिदीन के पास अब लेटेस्ट वेपन और ट्रेनिंग तक आ चुकी है। यहाँ तक कि गनशिप हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टिंगर मिसाइल तक आ चुके हैं। इस जंग में दोनों तरफ हजारों जानें जाया होती हैं और अमेरिका अपने टैक्स पेयर का $3 बिलियन खर्च कर चुका होता है। सोवियट्स को इस जंग में एक ऐसी गुरिल्ला वॉर का सामना करना पड़ा जो उन्होंने आज तक न देखी थी। आखिरकार थक हार कर 1988 में सोवियत अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ जिनेवा अकॉर्ड करते हैं। जिनेवा अकॉर्ड 1988 एक पीस ट्रीटी थी जो कि अफगानिस्तान और अमेरिका ने की सोवियत यूनियन के साथ पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए।
सोवियत यूनियन की फौजें वापस जाने के बाद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट अनाउंस कर दिया जाता है। तो मुजाहिदीन के अंदर ही छोटे छोटे कबायली ग्रुप थे, जैसे कि गुलबदीन हिकमतयार, अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम। तो सोवियत अफगान वॉर के बाद ये छोटे छोटे ग्रुप्स आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं। वजह सिर्फ एक थी, पावर में रहना। ऐसा तो होना ही था, अगर आप हर किसी को वेपन इतना आसानी से एक्सेसिबल बना देंगे तो हर कोई अपना जोर तो आजमाएगा। हालात अच्छे होने के बजाय बदतर होते गए और अफगानिस्तान में ही सिविल वॉर शुरू हो गई। इन तमाम ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल था तालिबान का ग्रुप, जो कि अफगानिस्तान के ज्यादातर एरिया को कैप्चर करता है। मुल्ला उमर इसी ग्रुप के लीडर थे, जो कि सोवियत के साथ लड़ते हुए अपनी एक आंख जाया कर चुके। मुल्ला उमर को अफगानिस्तान का अमीर बनाया गया और अफगानिस्तान को नाम दिया गया इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नजीबुल्लाह को मार दिया जाता है और मुल्ला उमर शरिया लॉ इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। ये वही वक्त था कि जब औरतों के लिए हिजाब करना मैंडेटरी करार दे दिया गया, म्यूजिक, मूवी और टीवी बैन हुए, चोरी पर हाथ काटने की सजा और इस्लामिक स्टडीज को मैंडेटरी बनाया गया। तालिबान ग्रुप का ताल्लुक पश्तून ट्राइब से था, तो नॉन पश्तून ट्राइब्स के खिलाफ बहुत सी एट्रोसिटीज भी हुई। और अब साल आता है 1996। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से जाने के बाद उसामा बिन लादेन सूडान पहुंचते हैं और अलकायदा की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसामा बिन लादेन सूडान से एंटी अमेरिका ऑपरेशन की भी शुरुआत करते हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से उसामा को सूडान से निकाला जाता है और वो पहुंचते हैं अफगानिस्तान। मुल्ला उमर उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में पनाह देते हैं और उसामा आते ही अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी करते हैं। उसामा बिन लादेन इस फतवे में कहते हैं कि अमेरिका शरिया लॉ के खिलाफ है और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में इंटरवेंशन कर रहा है, और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस का मैसेकर करके इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। मुल्ला उमर उसामा बिन लादेन को समझाते हैं कि अफगानिस्तान में बैठकर जिहाद की बात ना करें, लेकिन उसामा उनकी एक बात नहीं मानते। उसामा बिन लादेन आखिरकार अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। उसामा अफगानिस्तान में ही बैठकर सितंबर 11 का सारा अटैक प्लान करते हैं। अब आता है दिन 11 सितंबर 2001। अलकायदा के 19 टेररिस्ट अमेरिका की 4 कमर्शियल एयरलाइन को हाईजैक करते हैं। ये 2 जहाज एक के बाद एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करते हैं और तीसरा ये वर्जीनिया के अंदर पेंटागन में क्रैश करते हैं। आखिरी तैयारे में टेररिस्ट और अवाम के बीच झड़प होती है और ये तैयारा पेंसिल्वेनिया के इलाके के अंदर ही क्रैश हो जाता है। 9/11 अटैक के बाद उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को यह पता लगता है और वो तुरंत अफगानिस्तान से बात करते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से कहता है कि अलकायदा के उसामा बिन लादेन को अमेरिका को हैंड ओवर कर दे और अलकायदा के तमाम मेंबरान को अफगानिस्तान से निकालें। मुल्ला उमर अमेरिका को मना करते हैं और कहते हैं कि कबायली कल्चर के अंदर मेहमान को किसी और को हैंड ओवर नहीं किया जाता। इसी को देखकर अमेरिका बहुत गुस्से में आता है और अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक शुरू करता है। इन तमाम एयर स्ट्राइक से अमेरिका को उसामा बिन लादेन तो ना मिला, लेकिन उन्हें यह मालूम हो गया कि ये इतना आसान नहीं है और इन्हें अफगानिस्तान के अंदर एक लंबी जंग लड़ना पड़ेगी और काफी अरसे तक वहां रहना पड़ सकता है। कुछ दिन के बाद ये एयर स्ट्राइक्स बंद होती हैं और अमेरिका अपने नेटो एलाइज यानी यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी आर्मीज अफगानिस्तान में भेजता है। जंग जारी रही और अब साल आया 2001। अमेरिका को अभी तक उसामा बिन लादेन तो ना मिला, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक अपने हिसाब से चलने वाला प्रेसिडेंट हामिद करजई को लगाया। हामिद करजई और उसकी हुकूमत के तमाम मेंबरान ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट थे। ये यूएस से जंग के नाम पर डॉलर तो लेते रहे, लेकिन अवाम में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। अमेरिका ने जो भी फंड्स दिए वो लोगों पे लगने के बजाय कुछ लोगों की सिर्फ जेबों में गए। जंग जारी रही और अब साल आता है 2003 के अंदर अमेरिका इराक को इन्वेड करता है और अब अमेरिका की टेंशन 2 तरफ है, एक तरफ इराक और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान से बात करता है कि इस जंग में उनको सपोर्ट की जाए। उस वक्त के डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ बहुत ही आसानी से अमेरिका की इस बात पर मान जाते हैं और पाकिस्तान किसी और की जंग में एक दफा फिर शामिल होता है। जाहिर है अमेरिका के इस ऑपरेशन से काफी मासूम लोगों की जानें भी गई और इसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान के लोग अमेरिका और पाकिस्तान दोनों से नफरत करना शुरू हुए। पाकिस्तान को इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 2007 में टीटीपी बनी। जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनती है, जो पाकिस्तान को कसूरवार ठहराती है तमाम अफगानिस्तान की एट्रोसिटीज का। और टीटीपी का ये कहना था कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान बराबर का शरीकेदार है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाना शुरू हुई। 2007 के बाद से ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हुई। पेशावर APS अटैक तो सरे फहरिस्त है और इस पर सोने पर सुहागा विकीलीक्स 2010 में अमेरिका के अफगानिस्तान में इन्वेजन के डॉक्यूमेंट्स लीक करता है। इन डॉक्यूमेंट्स में ये रिलीज हुआ कि कैसे अमेरिका और नेटो एलाइज ने मासूम अफगान लोगों की जानें ली और उसको कवर अप किया। अमेरिका की एक तरफ अटेंशन इराक पर थी और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में ये हालात थे। इस वक्त तक तालिबान और अलकायदा काफी हद तक यूनाइट हो चुके होते हैं और अफगानिस्तान के कई पहाड़ी इलाकों पर अपना कब्जा कर चुके होते हैं। 2 मई 2011 को अमेरिका को जैसे तैसे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलता है और उसको मार देते हैं। अब अमेरिका को उसामा बिन लादेन तो मिल गया, लेकिन ये फिर भी अफगानिस्तान में उसके बाद
काफी अरसे तक रहते हैं। ये नेशन बिल्डिंग के नाम पर अफगानिस्तानी आर्मी को ट्रेन करते हैं और लड़ने के लिए भेजते हैं। और दूसरी तरफ बाकी नेटो अलाइज को ये समझ आ गया था कि उन्हें अपनी फौजें वापस बुला लेनी चाहिए और वो आहिस्ता आहिस्ता विदड्रॉ करते रहे। 2011 में सबसे पहले कनाडा अपनी फौजों को वापस बुलाता है और फिर 2014 में काफी हद तक अमेरिका भी अपने अफगानिस्तान में ऑपरेशन रोक चुका होता है। दूसरी तरफ तालिबान अपना अफगानिस्तान में कंट्रोल मजबूत करते गए और ज्यादा से ज्यादा इलाका कैप्चर करते रहे। अमेरिका अफगान फोर्सेस को ट्रेन तो कर रहा था लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा था। साल आता है 2020 और फरवरी 2020 के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान के साथ बातचीत करना शुरू करती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान एक मुआहिदा करते हैं कि तालिबान अलकायदा के तमाम ऑपरेशंस रोकेगा और अमेरिका अपनी फौजें वापस बुला लेगा। इस मुआहिदे को कहा गया दोहा एग्रीमेंट। इस मुआहिदे में काफी चीजें सीक्रेट रखी गई जो अफगान हुकूमत को बताई नहीं गई। आखिरकार अगस्त 2021 में अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में जंग करने के बाद और टैक्स पेयर का $2.3 ट्रिलियन लगाने के बाद अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाती है। अशरफ गनी जो हुकूमत में होते हुए कहा करते थे कि अगर तालिबान काबुल में आए तो सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा। वो सबसे पहली फ्लाइट पकड़कर अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़कर भाग जाते हैं। अफगान तालिबान बगैर किसी रेजिस्टेंस के काबुल पर कब्जा करते हैं। ये वो वक्त था कि अफगानिस्तान के आम लोग वहां से डेस्परेटली निकलना चाहते थे। आपने वो होलनाक मनाजिर तो देखे ही होंगे जब लोग जहाज से लटक कर जैसे तैसे करके अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जो कि अफगान हुकूमत से मुंसलिक रहे या फिर अमेरिका को फैसिलिटेट करते रहे अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ। सोवियत वॉर से जो अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज आना शुरू हुए पाकिस्तान के अंदर, अब उनकी तादाद 4 मिलियन हो चुकी थी। करंट सिचुएशन की बात करें तो अफगानिस्तान में हालात बहुत ही खराब हैं। तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान का यूएस बैंक्स के अंदर $7 बिलियन सीज हो चुका है। इस 7 बिलियन के सीज होने की वजह से अफगानिस्तान में आज इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। आज तक किसी मुल्क ने भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं किया। माइनॉरिटीज और औरतों के राइट्स तो अलग, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में आज है कि 70 लाख लोगों को खाना तक मुयसर नहीं। हालात इतने बुरे हैं कि 28 मिलियन अफगान्स को जिंदा रहने के लिए दूसरे मुल्कों की सपोर्ट दरकार होगी। इस सब के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत का अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजना क्या सही फैसला है या फिर हमेशा की तरह गलत फैसलों में से एक फैसला, ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।